हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रतिज्ञा क्लासेस के इस चैनल पे। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस करे थे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट थे आपके रेडियोलॉजी के एग्जामिनेशन में या फिर एक्सरे टेक्नीशियन के एग्जामिनेशन के अंदर, जो मोस्टली आस्क्ड या फिर मोस्ट प्रोबेबली उनका कह सकते हैं कि चांसेस हैं उन क्वेश्चंस के आने का, वो हमने डिस्कस करे थे। तो आज के लेक्चर में भी हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अपना पेन पेपर एंड फोकस लेके बैठिएगा ताकि आपको क्लास के अंदर ही लर्न हो जाए। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरीली प्रोड्यूसेस रेडियो ओपेक सेकेंडरी बोन। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि रेडियो ओपेक सेकेंडरी बोन प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रोस्टेट, थायराइड, किडनी या फिर ब्रेस्ट। अब पहले अपन समझते हैं रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ये रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जब भी अपन सिटी स्कैन करते हैं या फिर एक्सरे करते हैं, जो चीज़ें हमको उस स्कैनिंग के अंदर वाइट नज़र आती है वो सब क्या है, रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है जी। अब वो वाइट क्या होते हैं, हमारे बोन्स होते हैं। तो रेडियो ओपेक बोन्स की बात हो गई यहाँ पे। और अगर सेकेंडरी बोन की बात करें तो यहाँ पर बोन ट्यूमर की बात हो रही है। रेडियो ओपेक देख लेते हैं क्या होता है कि भाई जब भी हम क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं या फिर सिटी स्कैन करते हैं, तो हमको जो डेंसली वाइट जो चीज़ें नज़र आती है वो क्या होती है, वो आपके रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है जी। सिटी स्कैन करने पर जो चीज़ें आपको डेंसली वाइट नज़र आती है, डेंसली वाइट जो नज़र आती है वही क्या होते हैं, रेडियो ओपेक होते हैं, है ना जी। बात किसकी हो रही है यहाँ पर, बोन्स की बात हो रही है। और सेकेंडरी बोन की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी बोन का मतलब है बोन ट्यूमर। बोन ट्यूमर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना जी। किसकी बात हो रही है, बोन ट्यूमर की बात हो रही है। अब बोन ट्यूमर को समझते हैं। और कैंसर की एक प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस। कैंसर की एक प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस, जिससे वो क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके कैंसर जो है फैला देता है और डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। तो वही देखें, अगर हम कैंसर अगर बोन्स में आ जाए, बोन्स में आ जाए तो दो तरीकों से ये कैंसर अफेक्ट करता है। एक तो होता है ऑस्टियोलाइटिक, एक होता है ऑस्टियोब्लास्टिक। ब्लास्टिक, है ना जी। दो चीज़ों से अफेक्ट करेगा। पहला तो रहेगा ऑस्टियोलिटिक या फिर रहेगा ऑस्टियोब्लास्टिक। ये जो ऑस्टियोलिटिक है ना, ये कैसा होता है, आपका ट्रांसलूसेंट होता है। कैसा होता है, या फिर हम कह सकते हैं इसको कि क्या हो तुम, रेडियोलूसेंट। रेडियोल्यूसेंट। जब भी हम सिटी स्कैन करेंगे, अगर ऑस्टियोलिटिक प्रॉपर्टी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी तो हमको वो चीज़ कैसे दिखेगी, डार्क दिखेगी, डार्क दिखेगी, है ना जी। ये ऑस्टियोलिटिक होता कहाँ है, ये ऑस्टियोलिटिक होता है थायराइड। थायराइड कैंसर हो सकता है, वो पेल्विस में हो सकता है ना जी, या फिर स्पाइन में हो सकता है। ऑस्टियोब्लास्टिक की अगर हम बात करें तो ऑस्टियोब्लास्टिक कैसा होता है, रेडियो ओपेक। कैसा रहेगा, रेडियो ओपेक, जो क्वेश्चन में बात करी गई है ना जी, रेडियो ओपेक रहेगा। जब इसका हम सिटी स्कैन करेंगे तब हमको कैसी चीज़ें नज़र आएगी, वाइट चीज़ें नज़र आएगी। तो यहाँ लिख देंगे अपीयर्स एज वाइट थिंग्स, है ना जी। और होगा कहाँ पे, ये प्रोस्टेट के अंदर होगा, प्रोस्टेट में होगा, है ना जी। तभी तो सेकेंडरी बोन का फॉर्मेशन होगा, प्रोस्टेट में सेकेंडरी बोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो रेडियो ओपेक सेकेंडरी बोन प्रोड्यूस कर रहा है। रेडियो ओपेक सेकेंडरी बोन कहाँ मिल रही है, प्रोस्टेट में मिल रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर प्रोस्टेट। इसमें क्या होगा, जब ये प्रोस्टेट के अंदर आपकी सेकेंडरी बोन का फॉर्मेशन होगा तो मतलब आपकी बोन ट्यूमर क्या कर रही है, मेटास्टेसिस शो कर रही है।
क्या शो कर रही है? मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस शो कर रही है ना जी। मेटास्टेसिस शो करके ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगी? स्क्लेरॉइड थिंग्स का फॉर्मेशन करेगी, स्क्लेरॉइड, स्क्लेरॉइड लीजन्स, लीजन्स का फॉर्मेशन करेगी। ये स्क्लेरॉइड लीजन्स क्या होते हैं बच्चों? ये स्क्लेरॉइड लीजन्स कह सकते हैं जहाँ पे बोन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। बोन की, अगर ये मान लो मेरी बोन है तो यहाँ पर बोन की डेंसिटी, वाइट वाइट अपीयरेंस सिटी स्कैन के अंदर ज़्यादा आएगा, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरॉइड लीजन्स। तो ये कौन सी जगह होती है? पार्ट वेयर, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे बोन डेंसिटी क्या रहेगी? बोन डेंसिटी यहाँ पर रहेगी ज़्यादा। ठीक है जी। और जब भी कभी सेकेंडरी बोन का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर रेडियो ओपेक चीज़ नज़र आ रही है हमको, तो वहाँ पे बोन का क्या होगा? वहाँ पे इधर लिख देते हैं, ऑस्टियोब्लास्टिक कंडीशन में हमेशा न्यू बोन्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, मतलब एक्सटेंशन ऑफ बोन्स हो रहा है। बोन्स जो हो रही है हमारी एक्सटेंड कर रही है। ठीक है जी। तो इधर लिख देते हैं एक्सटेंशन ऑफ बोन्स, है ना जी। एंड ऑस्टियोलिटिक कंडीशन के अंदर क्या होगा? जो हमारी बोन्स होगी उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब उसका शेप बिगड़ जाएगा, है ना जी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे पूछ रहा है यस, एक्स रेज वर डिस्कवर्ड इन, एक्स रेज कब डिस्कवर करी गई थी? 1886, 1902, 1895 या फिर 1907। तो आपकी जो एक्स रेज है ये डिस्कवर करी गई थी इन 1895। किसने डिस्कवर करी थी ये भी देख लेते हैं। एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट है ना जी, जिनका नाम क्या था? विल्म कॉनराड, कॉनराड रॉन्गटन। ठीक है जी, ये उनका साइंटिस्ट का नाम था। विल्म कॉनराड रॉन्गटन ने कब डिस्कवर करी थी? 1895 के अंदर एक्स रेज को डिस्कवर किया था। ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियोलॉजिकल फीचर ऑफ मेनिंजियोमा? मेनिंजियोमा का रेडियोलॉजिकल फीचर इन सब में से कौन सा नहीं है? ठीक है जी, कौन सा नहीं है? लेमुलर कैल्सिफिकेशन, enlarged foramen spinosum, increased meningeal vascular markings या फिर decalcification of inner table। मेनिंजियोमा की अगर हम बात करें तो मेनिंजियोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर मेनिंजिस का क्या हो जाता है? एक्सटेंशन हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कैंसर हो जाता है। एक्सटेंशन इज मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी ओनली। तो कैंसर इन योर मेनिंजिस, कैंसर इन मेनिंजिस। ये मेनिंजिस क्या होती है? मेनिंजिस होती है कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग को हम मेनिंजिस बोलते हैं। इसके अंदर जब कैंसर आ जाता है तब उसको बोलते हैं मेनिंजियोमा। ठीक है जी। तो अब कौन सा रेडियोलॉजिकल फीचर नहीं है इसका? तो बात करते हैं, लेमुलर कैल्सिफिकेशन तो होता है इसके अंदर। एनलार्ज फोरमेन स्पाइनोसम, फोरमेन स्पाइनोसम का एनलार्जमेंट होना ये भी सही है। ठीक है जी। इंक्रीज मेनिंजियल वैस्कुलर मार्किंग्स, सब चीज़ें इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी। तो ये तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी तो होगी। अब लिखा है लास्ट, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ इनर टेबल। इनर टेबल इज योर इंटरनल गट
उसका डीकैल्सिफिकेशन हो जाना। तो ये तो ऑप्शन हो गया हमारा क्लियरली गलत, और इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या है, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ इनर टेबल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रेडिएशन कॉजेज। रेडिएशन कॉजेज का मतलब क्या है? रेडिएशन कॉजेज का मतलब ये है कि जब भी हम कभी रेडियोथेरेपी कराता है, कोई अगर जूझ रहा होता है किसी कह सकते हैं डिजीज़ से, तो जिसको रेडियोथेरेपी करानी हो, एक्सरे कराना हो, सिटी स्कैन कराना हो, तो वो वेव्स कैसी होती है, हमारे लिए हार्मफुल होती है ना जी। तो रेडिएशन कॉजेज उसी के बारे में पूछ रहा है कि अगर वो ज़्यादा होने लग जाए हमारी बॉडी के अंदर, जब वो नुकसान करने लग जाए तो उससे क्या होता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, या फिर ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, रोडेंट अल्सर, या फिर एडिनोकार्सिनोमा इन स्टमक। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन होगा बेटो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा? देखिए, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा ये होता है किसमें? बच्चों के अंदर होता है, इन चिल्ड्रंस के अंदर होता है, इन चिल्ड्रन के अंदर होता है ना जी, चिल्ड्रन के अंदर होता है। कौन से चिल्ड्रन के अंदर होता है? जो क्या कराते हैं, रेडियोथेरेपी कराते हैं। क्या कराते हैं? रेडियोथेरेपी। जो बच्चे रेडियोथेरेपी अगर वो कराते हैं कभी भी, बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, एंड अडोलसेंट में भी होता है, ये अडोलसेंट में भी होता है ना जी। जिन्होंने क्या कराई हो, कभी रेडियोथेरेपी कराई हो, तो उनके अंदर ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा जो है बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमनली हमको देखा गया है। ठीक है जी, तो रेडिएशन की वजह से क्या होता है, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा होता है। किस में होता है? बच्चों में होता है, और अडोलसेंस में होता है, मतलब 12-13 साल तक के बच्चों को होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर असेसिंग अ चाइल्ड विद वेसिक्यूरेट्रिक रिफ्लक्स इज। ये वेसिक्यूरेट्रिक रिफ्लक्स जो है, ये एक बीमारी का नाम है जिसके अंदर क्या होता है, यूरिन का क्या हो जाता है, बैक फ्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? यूरिन का बैक फ्लो हो जाता है। बैक फ्लो मतलब यूरिन के बैक फ्लो का ऐसा मतलब है कि जो आपकी यूरिन है वो यूरेथ्रा से वापस किस में चली जाए, किडनी के अंदर चली जाए, तब हम उस डिजीज को क्या बोलेंगे, वेसिकोयूरेट्रिक रिफ्लक्स बोलेंगे। ठीक है जी, होता कब है ये? होता है ये बच्चों के अंदर होता है, मोस्टली चिल्ड्रंस के अंदर पाया जाता है। ठीक है जी, और इससे क्या हो जाता है हमको, यूटीआई। व्हाट इज यूटीआई? यूरिनो ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ना जी। यूरिनो ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं अगर हमारा यूरिन का क्या हो जाए, बैक फ्लो हो जाए। उस डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे, वेसिकोयूरेट्रिक रिफ्लक्स बोल देंगे। तो इस चीज़ के लिए हमको ये पूछा है कि बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा रहेगा। ठीक है जी, तो अभी देखते हैं कौन सा रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज योर एंटीग्रेड आईवीपी, नहीं जी। रेट्रोग्रेड सिस्टो यूरेथ्रोग्राम, नहीं। मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम, या फिर साइटोस्कोपी ऑफ ट्रैकियो ओसोफेजियल फिस्टुला। ईसोफेजियल फिस्टुला तो हमारी बात हो रही है कि भाई हम ईसोफेगस के अंदर होगा, तो ये तो ऑप्शन क्लियरली करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा, है ना जी। इसका सही ऑप्शन रहेगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम।
ये जो है बेस्ट डायग्नोसिस है आपके किसके लिए, वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स के लिए। ठीक है जी, वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर होगा क्या, यूरिन का क्या हो जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा। मतलब ये जो यूरिन है वो वापस कहाँ फ्लो कर जाएगी, किडनी तक पहुंच जाएगी वापस, है ना, जिससे कि हमको क्या हो सकते हैं, यूरिनो ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, यूटीआई हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली हमको ये बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेस्ट डायग्नोसिस ऑफ ट्रैकियोईसोफेजियल फिस्टुला इज। ट्रैकियोईसोफेजियल फिस्टुला के लिए बेस्ट डायग्नोसिस आप कौन सा प्रेफर करेंगे, बेस्ट डायग्नोसिस एजेंट है यहाँ पे, है ना जी, डायग्नोसिस नहीं है, ये तो खुद एक डायग्नोसिस टेस्ट है। डायग्नोसिस एजेंट की बात हो रही है, कौन सा डायग्नोसिस एजेंट है जो कि हम डायग्नोसिस के अंदर काम में लेते हैं, किस बीमारी के लिए, ट्रैकियोईसोफेजियल फिस्टुला के लिए। ठीक है जी, ऑप्शंस देखें, बेरियम कॉनरे 240 या फिर डायनोसिल या फिर यूरोग्राफिन। देखें बच्चों, इसका सही ऑप्शन होगा कॉनरे 240। ये क्यों होगा, क्योंकि ये होता है वाटर सॉल्यूबल, ये रहेगा नॉन आयोडीन, इसके अंदर आयोडीन नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल होता है इसलिए हमने इसको बेस्ट एजेंट माना है फॉर ट्रैकियोईसोफेजियल फिस्टुला। कौन है ये, कॉनरे 240। कैसा होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है, नॉन आयोडीन होता है। ठीक है जी, सॉल्ट नहीं होता इसके अंदर, किसी भी तरीके का प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल बबल is a sign, sorry, हाँ जी, डबल बबल साइन इज अ रेडियोलॉजिकल फीचर ऑफ। डबल बबल साइन जो है ये रेडियोलॉजिकल फीचर है इनमें से किस डिजीज का। ठीक है जी, डबल बबल सबसे पहले समझते हैं, ये डबल बबल कहाँ होता है, हमारे डुओडेनम के अंदर प्रेजेंट होता है, डुओडेनम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर हमको 2 बबल्स दिखाई देंगे। उसमें से जो पहला बबल होगा वो तो आपका होगा गैस ऑफ स्टमक के अंदर प्रेजेंट होगा, है ना जी। एंड जो हमारा सेकंड बबल है ये प्रेजेंट होगा इन द गैस ऑफ डुओडेनम के अंदर, डुओडेनम के अंदर प्रेजेंट होगा बबल। तो ये कहाँ पाया जाएगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस में या फिर डुओडेनल एट्रीशिया में या फिर हिर्शफंग डिजीज के अंदर या फिर नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलिटिस के अंदर। किसके अंदर पाया जाएगा ये, तो ये सिंपली हमको पता है डुओडेनम के अंदर है, तो ये कहाँ पाया जाएगा, इन द डुओडेनल एट्रीशिया के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डिक्रीज्ड टीथ इनेमल इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, कि भाई टीथ इनेमल जो डिग्रेड हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वो किस में पाई जाएगी, कौन से सिंड्रोम में पाई जाएगी। ठीक है जी, देखें जो हमारी टीथ इनेमल होती है ये कभी डिग्रेड करती नहीं है, लेकिन अगर ये डिग्रेड कर रही है तो इस कंडीशन को हम बोल देंगे हाइपर इनेमो, है ना, हाइपर इनेमो बोल देंगे। कौन से सिंड्रोम के अंदर होगी ये, क्रशिंग सिंड्रोम के अंदर होगी। क्या हो रहा है, इनेमल का डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसको हमने बोला है हाइपर इनेमो। क्रशिंग सिंड्रोम के अंदर हमको ये देखने को मिल रहा है, क्या, इनेमल का डिग्रेडेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एयर ब्रोंकोग्राम इज सीन इन, एयर ब्रोंकोग्राम किसके अंदर देखने को मिलता है, लंग एब्सेस या फिर लंग कैविटी या फिर न्यूमोथोरेक्स या फिर कंसोलिडेशन।
देखो बच्चों, एयर ब्रोंकोग्राम का क्या मतलब है? एयर ब्रोंकोग्राम का मतलब ये है कि एयर जो आपकी ब्रोंकियोल्स हैं उनके अंदर क्या भर जाए, एयर का फिल हो जाना इज योर एयर ब्रोंकोग्राम। सो योर ब्रोंकियोल्स जो है आर फिल्ड विद एयर, हवा से भर गई है क्या ब्रोंकियोल्स। एयर सैक्स जो हैं आपके, एयर सैक्स एल्वियोलाई को बोलते हैं, वो क्या कर जाए, फूल जाए, स्वॉलन अप हो जाए, फ्लूइड भर जाए इनके अंदर, है ना, filled with alveoli filled with fluid, है ना जी। एंड ये चीज़ें हमको मोस्टली किस में देखने को मिलती है? ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है इन न्यूमोनिया, है ना जी। ज़्यादातर किस में देखने को मिलती है? न्यूमोनिया के पेशेंट्स में देखने को मिलती है। न्यूमोनिया है ना जी। न्यूमोनिया के अंदर भी क्या होता है? न्यूमोनिया के अंदर हमारा जो लंग्स होते हैं, जो लंग की कैविटी होती है, वो सब फ्लूइड से भर जाती है, तो रेस्पिरेशन के अंदर हमको क्या आती है, दिक्कत आती है ना जी। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, जो हमारी ब्रोंकियोल्स है एयर से भर रही है, एयर सैक्स जो है स्वॉलन अप हो गए हैं, एल्वियोलाई जो है हमारी फ्लूइड से भर गई है। ठीक है जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कंसोलिडेशन। ये सब किस में होगा? कंसोलिडेशन के अंदर होगा। कंसोलिडेशन के अंदर क्या होगा? एयर ब्रोंकियोग्राम का फॉर्मेशन होगा। एयर ब्रोंकियोग्राम क्या है? ब्रोंकियोस का हवा से भर जाना, एयर सैक्स का स्वॉलन अप हो जाना, एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भर जाना, जिससे क्या होता है, रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है। ठीक है जी, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ट्यूबरक्यूलोसिस इन एन एड्स patient the chest x-ray looks like। एड्स के पेशेंट के अंदर कई सारी हमको देखने को मिलता है, क्या कह सकते हैं हम, कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि क्योंकि एक तरीके का सिंड्रोम है, बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है, उसको ही हम एड्स बोलते हैं, है ना। तो अगर एड्स के पेशेंट को ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाए, टीबी हो जाए, तब अगर हम उसके चेस्ट का एक्सरे करते हैं तो वो चेस्ट का एक्सरे हमको कैसा देखने को मिलेगा? मिलियरी शैडो, कैविटी, कंसोलिडेशन या फिर कोलैप्स, के मतलब उसकी जो लंग्स है वो कोलैप्स कर जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। कंसोलिडेशन के अंदर तो हमने देखा कि भाई जो एयर कैविटी होती है वो फिल कर जाती है विथ फ्लूइड से, है ना, तो ये भी नहीं होगा। कैविटी जैसी दिखेगी लंग्स? नहीं, मिलियरी शैडो की जैसी दिखेगी। अब ये मिलियरी शैडो क्या है? टाइनी नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा कहाँ पे? आपके लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर आपको पता है कि एक जाल बिछा हुआ है आपका ब्रोंकियोल्स का, है ना, उसके लास्ट में क्या लगी हुई होती है? एल्वियोलाई लगी हुई होती है। तो वो एक टाइनी नोड्यूल, मतलब गुच्छा बना के 20-30 ऐसे गुच्छे बन जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिलियरी शैडो की तरह वो हमारा चेस्ट का एक्सरे दिखेगा जब भी किसी एड्स पेशेंट को क्या हो जाए? ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाए। ठीक है जी, तो कैसा दिखेगा? मिलियरी शैडो की जैसा दिखेगा। तो आज के लिए तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में भी आया होगा एंड थोड़ा आपको लगा भी होगा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।